देखा था कि डाइपोल क्या होते हैं, डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एक्सियल लाइन पर कितना होता है, इक्वेटोरियल लाइन पर कितना होता है और एनीवेयर कितना होता है। हम लोगों ने डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को भी समझा, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को देखा और ये पाया कि डाइपोल हमारे इस संसार में एटम्स और मॉलिक्यूल्स के रूप में हर जगह पाए जाते हैं, इसलिए डाइपोल की स्टडी फिजिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। आज हम लोग उस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जब किसी डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है तो फिर उस डाइपोल के ऊपर क्या असर पड़ता है। आज का टॉपिक खास तौर पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो चलिए हम लोग आगे डिस्कशन शुरू करते हैं डाइपोल्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि अगर कोई सिस्टम अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है तो उस सिस्टम को जब हम किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो जरूर फोर्स लगेगा या टॉर्क लगेगा, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन अगर एक सिस्टम के पास अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब फिर दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको कोई खास वास्ता नहीं है। हमारे केस में डाइपोल के पास खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसीलिए जब डाइपोल को किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो डाइपोल के ऊपर असर पड़ता है। तो क्या असर पड़ता है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्रकार के लेंगे, एक होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्डों में हम देखेंगे कि डाइपोल किस तरह से व्यवहार करते हैं। तो सबसे पहले अपने डिस्कशन को सिंपल करने के लिए हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर बात करेंगे। तो अगला टॉपिक है हमारा डाइपोल्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक बना लेते हैं। ये रहा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ये बात देखनी है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में हर जगह सेम है, इसलिए हमने इसको एक स्ट्रेट लाइन से डिनोट किया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक डाइपोल है, ठीक से देखिए यहाँ पर हमने एक डाइपोल बनाया, ये है -q, ये है +q, इसका डाइपोल मोमेंट उधर है इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर। एक दूसरा हमने डाइपोल लिया जिसमें -q इधर +q इधर, उसका डाइपोल मोमेंट इधर है। एग्जांपल ले रहा हूं, एक डाइपोल हमने इस तरह का लिया -q +q, इसका डाइपोल मोमेंट नीचे की ओर है। तो इस तरह के कई एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। डाइपोल मोमेंट एक डाइपोल हम तिरछा भी ले लेते हैं, -q +q और उसका डाइपोल मोमेंट उधर है। हम लोग ये देखना चाहते हैं कि इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल के ऊपर क्या असर पड़ता है। सबसे पहले तो चेक करते हैं फोर्स का क्या होता है। फोर्स ऑन डाइपोल कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। फोर्स के बारे में देखते हैं। देखिए +q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखा जाता है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर ही लगता है, कितना, QE। नेगेटिव चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा होता है, कितना, QE। ये दोनों फोर्स कैंसिल हो गए ना, इसलिए फोर्स 0। यहाँ पे चेक कीजिए, +q पे लगने वाला फोर्स उधर होगा और -q पे लगने वाला फोर्स इधर होगा, तो यहाँ भी टोटल फोर्स 0 होगा। यहाँ पे चेक करते हैं, +q पे लगने वाला फोर्स इधर होगा, -q पे लगने वाला फोर्स इधर होगा, घुमा फिरा के फिर से फोर्स 0 होगा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि चूंकि डाइपोल में दो चार्जेज हैं q और -q, और उन दोनों को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो द फोर्सेस ऑन चार्जेज, इन चार्जों पे जो फोर्स लगेगा will be equal and opposite, will be equal and opposite। हर केस में इस चार्ज और इस चार्ज पे लगने वाले फोर्स इक्वल और अपोजिट होंगे और इसीलिए नेट फोर्स 0 होगा। इसलिए याद रखिएगा कि डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 फोर्स होगा। 0 फोर्स का मतलब ये नहीं है कि रेस्ट में होगा, 0 फोर्स का मतलब है उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 होने से इससे का वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है। अगर डाइपोल ऑलरेडी चल रहा है तो वो चलता रहेगा, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, फोर्स 0 है, वेलोसिटी नहीं।
तो इस तरह से हमने पाया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हर सिचुएशन में डाइपोल पे लगने वाला फोर्स जीरो है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सिर्फ फोर्स ही जीरो है या टॉर्क भी जीरो है। टॉर्क कितना होगा? अब सबसे पहला सवाल 11th के कंसेप्ट से कि सर आपने यहाँ फोर्स के बारे में बात की, अचानक से आप टॉर्क पे क्यों आ गए? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट के अंदर फिनाइट साइज है, मतलब उसमें साइज है, तो ये जरूरी है कि आप फोर्स देखें और टॉर्क भी देखें। अगर किसी सिस्टम की साइज जीरो है, पॉइंट मास है, तो उसमें सिर्फ फोर्स से काम चल जाएगा। लेकिन अगर उस सिस्टम में साइज है तो आपको फोर्स और टॉर्क दोनों देखने पड़ेंगे। हमारे डाइपोल में साइज है, इसलिए हम लोग इसमें टॉर्क भी देखें। मान लीजिए कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, आइए हम लोग जरा टॉर्क देखते हैं। तो अगर एक डाइपोल को हम इस प्रकार से रखें कि ये माइनस क्यू हो और ये प्लस क्यू हो और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट हो, ठीक से देखिए कि P और E के बीच का एंगल 0 डिग्री है, P पैरेलल टू E है। ऐसे केस में फोर्स तो जीरो होगा ही, जो मैंने पहले ही कहा है, टॉर्क भी जीरो होगा, क्योंकि देख लीजिए Q पे लगने वाला फोर्स और माइनस Q पे लगने वाला फोर्स ये दोनों बराबर होंगे और इन दोनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इस सेंटर से गुजर रहा है, इसीलिए टॉर्क भी जीरो होगा। यानी कि अगर डाइपोल मोमेंट E के पैरेलल हो तो फोर्स भी जीरो होगा और टॉर्क भी जीरो होगा। उसी तरह से अगर डाइपोल मोमेंट E के उल्टा हो, यानी इस केस में हो, तो फिर से टॉर्क जो होंगे वो फिर से जीरो बनेगा, इसलिए फोर्स जीरो होगा और टॉर्क भी जीरो होगा। थीटा का वैल्यू 180 होगा। इस केस में भी वही हाल होगा जो यहाँ पर हुआ। तो दो चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिली। अगर डाइपोल मोमेंट P पैरेलल टू E है तो फोर्स भी जीरो, टॉर्क भी जीरो। अगर डाइपोल मोमेंट P E के ठीक उल्टा है तो फोर्स जीरो और टॉर्क जीरो। तो ये जब जीरो ही है तो आखिर टॉर्क आएगा कब? तो ध्यान दीजिए, अगर ये जो डाइपोल मोमेंट है P इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कोई भी एंगल बनाता है 0 और 180 को छोड़ के, कोई भी एंगल, तब उस हालत में फोर्स तो जीरो होगा लेकिन टॉर्क जीरो नहीं होगा। कैसे? इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स ये होगा QE और इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स होगा QE। ये दोनों फोर्स जो लगे हैं आप ठीक से देख सकते हैं, ये दोनों फोर्स तो आपस में कैंसिल हो गए हैं, लेकिन इनका टॉर्क कैंसिल नहीं हुआ। ये QE इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है और ये वाला भी इसको क्लॉकवाइज ही घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों का टॉर्क एक ही डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करता है, इसलिए दोनों का टॉर्क कैंसिल नहीं होगा। इसलिए आइए हम लोग टॉर्क निकालें। टॉर्क बताइए। टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे आइए सेंटर पे, मान लीजिए ये डिस्टेंस d है। अब चलिए हम लोग 11th क्लास का एक कंसेप्ट रिवीजन कर लेते हैं। 11th क्लास के कंसेप्ट में हमने ये पाया है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में, अगर कोई ऐसी ऑब्जेक्ट हो जिसपे दो फोर्स इस तरह लगे हों, ठीक से ध्यान दीजिए, दो फोर्स इस तरह लगे हों कि वो दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएं। देखिए इन दोनों फोर्सों को, दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, ये फोर्स कैंसिल हो गए, लेकिन टॉर्क है इसमें, क्योंकि ये भी क्लॉकवाइज घुमा रहा है और ये भी क्लॉकवाइज ही घुमा रहा है, तो ऐसे में टॉर्क कैंसिल नहीं होगा और टॉर्क होगा एनी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। इस तरह के जोड़े को हम लोग कपल कहते हैं। कपल क्या है भाई? तो कपल दो फोर्सेस का एक जोड़ा है। कपल दो फोर्सेस का एक जोड़ा है जो आपस में कैंसिल कर जाते हैं, फोर्स कैंसिल कर जाते हैं, लेकिन टॉर्क कैंसिल नहीं करते। क्या यहाँ पे वही हो रहा है? ये फोर्स और ये फोर्स आपस में कैंसिल हो चुके हैं, लेकिन इनका टॉर्क कैंसिल नहीं हुआ। इसका भी टॉर्क जो है इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है
और इसका भी क्लॉकवाइज ही घुमाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये दोनों फोर्स एक कपल बनाते हैं। फोर्सेस फॉर्म अ कपल। कपल का मतलब है ये ऐसे फोर्सेस हैं जो खुद कैंसिल हो गए लेकिन टॉर्क कैंसिल नहीं हुआ, तो टॉर्क होगा ऐसे केस में, कपल का टॉर्क होगा एनी फोर्स यानी QE, एनी फोर्स QE गुना परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। तो परपेंडिकुलर इन दोनों के बीच कितना है डिस्टेंस, ठीक से देख लीजिए, ये d है, ये थीटा है, तो ये होगा d cos थीटा और ये होगा d sin थीटा, तो d sin थीटा। अब यहां पे ध्यान दीजिए टॉर्क का वैल्यू हुआ QD, QD को आप P कह सकते हैं और यहाँ पे है E sin थीटा, ये टॉर्क है। आपको मालूम है कि टॉर्क एक वेक्टर है और इसीलिए हम लोग टॉर्क को लिख सकते हैं P क्रॉस E। समझदार लोग इसको P क्रॉस E ही बोलते हैं। तो क्या हमने सीखा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डाइपोल को रखा जाता है तो हर केस में फोर्स 0 होता है, लेकिन 0 डिग्री और 180 डिग्री का एंगल जब बनेगा डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच, तो उस केस में टॉर्क भी 0 होता है। बाकी के सारे केसेस में जब डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल और एंटी पैरेलल नहीं होगा, तो ऐसी हालत में फोर्स तो 0 होता है परंतु टॉर्क 0 नहीं होता है। टॉर्क कितना होता है? टॉर्क होता है P E sin थीटा के बराबर। टॉर्क का वैल्यू है P E sin थीटा और इसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है along P क्रॉस E। ध्यान दीजिएगा, इस पे ध्यान दीजिएगा, P क्रॉस E की ओर है टॉर्क का वैल्यू। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक डाइपोल है जो कि इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो 70 कूलम मीटर है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है जो कि 10 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड है और बीच में 60 डिग्री है। तो जरा बताइए कि इस पे कितना टॉर्क लगेगा? तो टॉर्क का फॉर्मूला होगा P E sin थीटा। P होगा 70, E होगा 10, sin 60 √3/2 न्यूटन मीटर। 2 से काट दीजिए, 350 √3 न्यूटन मीटर। किधर की ओर? तो P क्रॉस E की ओर। P क्रॉस E का डायरेक्शन कैसे निकालना है? अपने इस हाथ को फैलाइए, दाहिने हाथ को, पहले उसको P की ओर ले जाइए और अचानक से उसको E की ओर घुमाइए। अंगूठा को देखिए किधर है? अंदर की ओर। P क्रॉस E अंगूठे की ओर गए तो अंगूठा नीचे की ओर है, इसलिए हम कहेंगे ब्लैकबोर्ड में भीतर की ओर, अंदर की ओर ये टॉर्क है। टॉर्क के बारे में कभी भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं कहना चाहिए, हमेशा उसको बताइए कि अंदर की ओर है, बाहर की ओर है, किस प्रकार से बताना है। ये हो गया हमारा डाइपोल, जिसमें डाइपोल इसके ऊपर एक टॉर्क लगता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए हम लोग बात करें कि अगर इस सिस्टम पे टॉर्क लगा है इस डाइपोल पे ध्यान दीजिए फिर से एक बार, इस डाइपोल पे गौर कीजिए, यहां पर एक डाइपोल है -q + q और ये रहा हमारा P। एक एग्जांपल फिर से लीजिए, -q + q और ये है हमारा P और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि P और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच 0 डिग्री का एंगल है, इसलिए फोर्स भी 0 होगा, टॉर्क भी 0 होगा। यहाँ भी फोर्स 0 होगा और टॉर्क भी 0 होगा। लेकिन इन दोनों केसेस में क्या कुछ अंतर है? क्या ये दोनों केस एक जैसे हैं? क्या ये दोनों केस बराबर कंफर्ट की स्थितियां हैं? जवाब है कि नहीं। ठीक से देखिए कि ऐसा क्यों है। मान लीजिए कि एक डाइपोल हमारा इस परिस्थिति में है। अगर डाइपोल इस परिस्थिति में है तो मान लीजिए हमने इसको थोड़ा सा घुमा दिया इस तरफ। गौर कीजिएगा, हमने डाइपोल को थोड़ा सा घुमा दिया, तो हमने जब डाइपोल को घुमाया तो वो इस परिस्थिति में आ गया जहां पे +q चार्ज है और यहाँ -q चार्ज है। लेट अस सी कि यहाँ पे क्या सिचुएशन अब आई है।
प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज अब इस स्थिति में आ गया। अब यहाँ पे फोर्स की क्या स्थिति है, तो फोर्स इधर लग रहा है और ये इधर लग रहा है। ठीक से देखिए आप इस फोर्स को, ये जो फोर्स है इसको वापस लाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब है कि इस स्थिति में जब थीटा बराबर 0 डिग्री था, जब डाइपोल मोमेंट P और जब इलेक्ट्रिक फील्ड E आपस में पैरेलल थे और हमने उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया था, तो इस डाइपोल के अंदर वापस आने की टेंडेंसी है। यानी थीटा इक्वल टू 0 कंडीशन बहुत प्यारी है। इस कंडीशन पर टॉर्क 0 है और ये स्टेबल है। इसका मतलब है जैसे मान लीजिए कि ये कलम यहाँ पे टॉर्क 0 है और ये स्टेबल भी है, इसलिए जब इसको थोड़ा सा घुमाएंगे तो वापस अपनी जगह पे आना चाहेगा, क्योंकि ये स्टेबिलिटी है इस जगह पे। क्या यहाँ भी स्टेबिलिटी है? मान लीजिए इसको थोड़ा सा हम इधर घुमा देते हैं, एक बार देख लेते हैं। इस डाइपोल को हम हल्का सा घुमा देते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, देखते हैं क्या होता है। इस प्लस क्यू को ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लगाएगा और ये इधर फोर्स लगाएगा। आपको क्या लगता है कि ये फोर्स इसको वापस आने देगा? नहीं, ये साफ पता चल रहा है कि जैसे थोड़ा सा घुमाएंगे ये टॉर्क उसको और कस के घुमा देगा। इसका मतलब है कि यह सिचुएशन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री वाली सिचुएशन एक अनस्टेबल सिचुएशन है। तो टॉर्क का 0 होना स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं करता है। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी चीज में टॉर्क 0 हो, फोर्स भी 0 हो, और जब हम उसको थोड़ा सा अपने स्थिति से खिसका दें तो वो वापस अपनी स्थिति में आए। इसलिए थीटा इक्वल टू 0 एक स्टेबल कंडीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। थीटा इक्वल टू 180 स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है। ये कम से कम थीटा इक्वल टू 180 पे लाके अगर टॉर्क इसको थोड़ा सा घुमा देंगे तो वो अपनी जगह छोड़ के सीधे भाग जाएगा। अब आइए इस जगह पे, जो स्टेबल सिचुएशन नहीं होती है तो निश्चित रूप से वहां पर पोटेंशियल एनर्जी बहुत हाई होता है, और इस स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी इसके मुकाबले कम होगी। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल कंडीशन है। तो जब किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रख दिया जाता है तो वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। चलिए अब इसी पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो एक डाइपोल को जब एक डाइपोल को हमने माइनस क्यू प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान दीजिए कि इस पे लगने वाला डाइपोल 0 है एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री कंडीशन। ये बात हम समझते हैं। अब इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं। हम जानते हैं कि अगर हम इसको थोड़ा सा घुमा दें, हमें पता है कि जब इसको थोड़ा सा घुमा देंगे तो ये वापस आएगा। वापस आने का जो कंडीशन है, इस कंडीशन पे आपने देखा कि अब इस पे टॉर्क लग जाएगा। थोड़ा सा खिसका दीजिए, थोड़ा सा इसको खिसका दीजिए, घुमा दीजिए। थोड़ा खिसका देने के बाद अब इस पे छोटा सा टॉर्क लगेगा और वो कितना होगा? P E sin थीटा। ध्यान दीजिए कि हमने कहा था थोड़ा सा खिसकाने के लिए, तो थोड़ा सा खिसकाएंगे तो टॉर्क होगा करीब करीब P E थीटा। क्योंकि जब थीटा का वैल्यू छोटा होता है तो साइन थीटा और करीब करीब थीटा के बराबर होता है, करीब करीब tan थीटा के बराबर होता है। इस बात को याद रखिएगा। तो जब थोड़ा सा एंगल आपने इसको घुमाया तो टॉर्क हो गया करीब करीब Pe थीटा। और ये टॉर्क कैसा टॉर्क है? ये एक रीस्टोरिंग टॉर्क है, वापस लाने वाला टॉर्क है। याद कीजिए हम लोगों ने इस तरह का एक प्रश्न पढ़ा था। तो टॉर्क हमारा हो गया Pe थीटा, और वो टॉर्क कैसा है? रीस्टोरिंग है। इसलिए एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा, वो भी रीस्टोरिंग होगा, वापस आने वाला एक्सेलरेशन है। Pe थीटा बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क बराबर टॉर्क बटे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। ये रीस्टोरिंग एंगुलर एक्सेलरेशन है, वापस आने वाला एक्सेलरेशन है। अल्फा और थीटा का एंगल डायरेक्शन उल्टा है। यहाँ पे आप माइनस का भी साइन लिख सकते हैं, लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि रीस्टोरिंग टाइप का है तो आपको यहाँ पे माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं। अब ध्यान दीजिए, जब कोई चीज एंगुलर एसएचएम में होती है
क्योंकि जब आपने इसको इधर घुमाया तो वो वापस आएगा, तो जब आप उसको उधर घुमा रहे हैं और वो वापस आ रहा है तो यही तो ऑसिलेशन का साइन है। अगर हमने किसी चीज को क्लॉकवाइज घुमाया थोड़ा सा और वो वापस आना चाहता है तो इसका मतलब है वो आएगा और वो ऑसिलेट करेगा, इसलिए यहाँ पर ऑसिलेशन होगा। इस डाइपोल को जैसे ही आप थोड़ा सा घुमा के छोड़ेंगे तो वो ऑसिलेशन करना शुरू कर देगा। तो एंगुलर एसएचएम का अल्फा का फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर थीटा, रिस्टोरिंग एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ठीक से ध्यान दीजिए कि ओमेगा स्क्वायर कितना आया, ओमेगा स्क्वायर आया पी ई बाई आई, ओमेगा के बदले आया रूट अंडर पी ई बाई आई, और टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, इसलिए वो होगा 2 पाई रूट अंडर आई बाई पी ई। ये है टाइम पीरियड ऑफ ए डाइपोल व्हेन इट इज स्लाइटली ऑसिलेटेड फ्रॉम 0 डिग्री कंडीशन। ये 0 डिग्री वाली जो कंडीशन है उसी पर डोलेगा। अगर 180 डिग्री वाली कंडीशन पे जाकर रख दिया और उसको थोड़ा सा हिला दिया तो वो वापस नहीं आने वाला। इसीलिए ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस के लिए कई बार इस पे सवाल आए हैं। ये हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया कि ऑसिलेशन होता है एक डाइपोल का जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो और उसको थोड़ा सा हिला दिया जाए। तो आप समझेंगे जितने भी एटम्स हैं, डाइपोल्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब एक दूसरे के फील्ड के इर्द गिर्द वो ऑसिलेट कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा किस तरह से मॉलिक्यूल्स जो है किताबों में लिखा रहता है कि वो ऑसिलेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, वो यही ऑसिलेट करता है। असल में वो डाइपोल होते हैं और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इर्द गिर्द अपने डाइपोल मोमेंट को अलाइन कर देते हैं और वो थोड़ा थोड़ा ऑसिलेट करते रहते हैं। इस टाइम पीरियड से ऑसिलेट करते हैं 2 पाई रूट अंडर आई बाई पी ई। दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और जरा सा एनर्जी पे ध्यान देंगे। हम लोग जानते हैं कि ये जो डाइपोल है हमारा, जब ये 0 डिग्री पर अलाइन किया हुआ था, जब ये डाइपोल 0 डिग्री पर अलाइनमेंट था, तो हम लोगों ने खुद स्वीकार किया था कि ये 0 डिग्री वाली कंडीशन में काफी स्टेबल है, और 180 डिग्री वाली कंडीशन में जब उल्टा रख दिया तो ये काफी ज्यादा अनस्टेबल है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाई है। इसका मतलब है कि अलग अलग एंगल पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग है। इसका मतलब है कि एक एंगल से दूसरी एंगल पर घुमाने में हमें वर्क करना पड़ेगा। तो अगला हमारा एक्सप्रेशन यही है कि वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल। एक डाइपोल को रोटेट करने में आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि एक डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एक डाइपोल है जो कि थीटा आई पे रखा हुआ है। तो कोई भी एंगल है थीटा आई यानी थीटा इनिशियल पे रखा हुआ है। हम इसको घुमा के थीटा एफ पे लेके चले जाते हैं। तो पहले वो इस सिचुएशन में था और अब हमने इसको घुमा के ऐसे कर दिया, तो दोनों हालतों में पोटेंशियल एनर्जी तो फर्क पड़ गई है। तो निश्चित रूप से हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा। हम लोग वर्क निकालेंगे। वर्क कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। वर्क डन बाय ए फोर्स, हर आप देखेंगे हर टॉपिक 11 का आ रहा है, इसलिए 12th क्लास का सिलेबस पढ़ने से 11th क्लास का टॉपिक रिवीजन होता है। तो वर्क डन बाय फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ डीएक्स इंटीग्रेशन, आपको मालूम होगा। उसी तरह से वर्क डन बाय टॉर्क होता है टो डी थीटा का इंटीग्रेशन। यहाँ तो फोर्स नहीं है, यहाँ तो टॉर्क है, इसलिए वर्क डन बाय टॉर्क होगा, छोटा सा वर्क डन होगा टो डी थीटा का इंटीग्रेशन। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो टो का फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा डी थीटा, और इसको इंटीग्रेट कहां से करेंगे, थीटा आई से थीटा एफ के बीच इंटीग्रेट करेंगे। तो W बराबर होगा पीई साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का तो माइनस कॉस थीटा होता है ना, तो माइनस कॉस थीटा, माइनस को हमने आगे लिख दिया और कॉस थीटा यहां लिख दिया, थीटा आई से थीटा एफ। इसलिए वर्क डन का फॉर्मूला हो गया माइनस पीई, माइनस मत भूल जाइएगा, कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल। ये वर्क डन का फॉर्मूला है, थीटा इनिशियल थीटा फाइनल, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। मान लीजिए आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं कि थीटा आई बराबर 0 डिग्री से लेके थीटा एफ बराबर 90 डिग्री ले जाने में कितना वर्क लगेगा। ध्यान दीजिए,
थीटा आई बराबर 0 से थीटा एफ बराबर 90, यानी 0 से 90 ले जाइएगा तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क बराबर होगा पी ई ब्रैकेट cos 90 यानी 0 माइनस cos 0 यानी कि 1, ये होगा पीई। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, इस जगह पर गौर कीजिए। एक्सप्रेशन तो डिराइव हो चुका है, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है। ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल को जब हम यहां से यहां लाते हैं इस कंडीशन में, इस कंडीशन से इस कंडीशन में लाते हैं तो हमारा वर्क डन होता है पीई। अब हम बताते हैं कि 90 से 180 लाने में कितना वर्क होता है। थीटा आई बराबर 90 से थीटा एफ बराबर 180 जब लाएंगे तो वर्क कितना होता है, तो वर्क डन होगा माइनस पीई कॉस 180 माइनस कॉस 90, फिर से पीई होगा। पीई आपने पाया कि 0 डिग्री से 90 डिग्री घुमाने में वर्क आया पीई, फिर 90 डिग्री से 180 डिग्री घुमाने में वर्क आया पीई, फिर 180 डिग्री से वापस 90 डिग्री घुमाने में वर्क होगा माइनस पीई। आप जानते हैं क्यों होगा, जब यहां से यहां आप आए तो यहां से यहां निगेटिव वर्क होगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। और जब 180 से फिर यहां जाएंगे तो फिर वर्क डन होगा माइनस पीई। पूरे एक चक्कर में टोटल वर्क डन होगा 0। यहां से ध्यान दीजिए, 0 से 90 ले जाने में, 0 से 90 डिग्री घुमाने में, 0 से 90 डिग्री घुमाने में वर्क डन पीई, और 90 से 180 घुमाने में वर्क डन पीई। तो यहां से कोई कहेगा कि 0 से 180 डिग्री घुमाने में कितना वर्क होगा, तो 2 पीई। आसान है, इसको इसको जोड़ दीजिए, तो कहीं का कहीं वर्क आप निकाल सकते हैं इस जगह से। और इस बात को ध्यान दीजिए कि वर्क डन के फॉर्मूले से हम लोग कहीं से कहीं घुमाने का वर्क डन निकाल सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे देखा किस तरह से वर्क डन होता है डाइपोल को घुमाने। इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने देखा, एक बार रिवीजन कर ले हम लोग, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल का क्या बिहेवियर था। डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 फोर्स देता है, टॉर्क भी 0 देता है, सिर्फ 0 और 180 डिग्री वाली एंगल पर, बाकी की सारी एंगल्स पे टॉर्क होता है। टॉर्क का वैल्यू P E sin थीटा होता है या P क्रॉस E होता है। दूसरी बात हमने देखा कि 0 डिग्री वाली कंडीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम होती है, 180 डिग्री वाली कंडीशन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होती है। 0 डिग्री वाली कंडीशन पे अगर हम डाइपोल को रख दें और उसको थोड़ा सा ऑसिलेट कर दें तो वो अपने इस 0 डिग्री वाली कंडीशन के इर्द गिर्द ऑसिलेट करने लगता है, एंगुलर ऑसिलेशन दिखाता है, और इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होता है t = 2 पाई रूट अंडर PE/I। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि डाइपोल को जब किसी एंगल थीटा I से लेकर के थीटा F तक घुमाया जाए तो उसमें वर्क होता है, और वर्क डन का फॉर्मूला हमारा सामने था -PE ब्रैकेट cos थीटा F माइनस cos थीटा I। उस एंगल, उस फॉर्मूले के हिसाब से हम लोगों ने ये चीजें निकाली हैं, थोड़ा याद करने में सहूलियत होता है। वैसे किसी भी अन्य एंगल का निकालेंगे तो उसका वैल्यू से निकाल लीजिएगा। ध्यान दीजिए कि 0 से 90 का ये है, 10 डिग्री से 100 डिग्री का कुछ और वैल्यू होगा। ये पर्टिकुलरली 0 से शुरू करके 90 डिग्री पर एंड करने का वर्क डन निकाला हुआ है, कहीं का नहीं है ये, हर अलग जगह का आपको निकालना पड़ेगा। 30 डिग्री से लेकर के 120 डिग्री का वर्क डन पीई नहीं होगा, आपको निकालना पड़ेगा। तो डाइपोल को हम लोगों ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखा। अब हम लोग डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाएं और देखें कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल किस तरह का बिहेव करता है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब नॉन यूनिफॉर्म होगा तो डायरेक्शन भी बदल सकता है, उसका मैग्नीट्यूड भी बदल सकता है, कुछ भी बदल सकता है। हम लोग खास तौर पर हम वैसा फील्ड ले रहे हैं
जिसमें डायरेक्शन फिक्स है कम से कम। अब डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा तब तो कुछ बचेगा ही, इसलिए हम लोग नॉन यूनिफॉर्म फील्ड ले रहे हैं, तो एटलीस्ट वैसा फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर डायरेक्शन कम से कम फिक्स है। तो चलिए हम लोग इस जगह पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फिक्स है, परंतु हम बताना चाहते हैं कि ये इधर की ओर बढ़ता हुआ फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता हुआ फील्ड है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमने एक डाइपोल को रखा, ठीक है, ध्यान दीजिए फिर से, -q प्लस q बीच में d है, तो प्लस q पे लगने वाला फोर्स इधर की ओर होगा F1 और इस पे लगने वाला फोर्स F2। बताइए तो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस लोकेशन पर, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बढ़ रहा है इसलिए इस लोकेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कम होगा और इस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा ज्यादा होगा। तो नतीजा ये होगा कि ये वाला फोर्स थोड़ा ज्यादा होगा, ये फोर्स ज्यादा होगा और ये फोर्स कम होगा, इसलिए नेट फोर्स किधर की ओर होगा? नेट फोर्स बढ़ते हुए फील्ड की ओर होगा। तो याद रखिएगा इस चीज को कि अगर आपने डाइपोल को ऐसा रखा है कि उसका डाइपोल मोमेंट P फील्ड की ओर है, तो बढ़ते हुए फील्ड की ओर फोर्स लगेगा। If P parallel to E, then force will be towards increasing field। दूसरा एग्जाम्पल, अगर डाइपोल ऐसे रख दें तो देखिए -q पे लगने वाला फोर्स इधर होगा और +q पे लगने वाला फोर्स इधर। कौन सा फोर्स ज्यादा होगा जरा सोचिए। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाता है तो ये वाला फोर्स ज्यादा होगा और ये वाला फोर्स कम होगा। नतीजा ये है कि नेट फोर्स इधर होगा। आपने क्या सीखा कि अगर P पैरेलल टू -e हो, माने P E के उल्टा हो, उल्टे डायरेक्शन में सेट किया हुआ है, then net force will be along decreasing field। छोटा सा डेटा है उसको याद रखना है। और फोर्स लगेगा, टॉर्क तो लगेगा ही लगेगा, उसमें पूछना ही नहीं है, टॉर्क कैंसिल नहीं होने जा रहा। तो एक फोर्स ये जो बना है कि कितना होगा ये फोर्स, आइए हम लोग फोर्स निकालते हैं। फोर्स होगा इस पे लगने वाला फोर्स माइनस इस पे लगने वाला फोर्स। तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और कितना लिख दीजिए, E प्लस DE लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो QE प्लस DE, क्योंकि एक चार्ज को फील्ड मिलता है थोड़ा सा ज्यादा और दूसरे चार्ज को फील्ड मिलता है थोड़ा सा कम, आराम से फोर्स निकाल सकते हैं। एक चार्ज को फील्ड थोड़ा ज्यादा मिला यानी E प्लस DE मिला और दूसरे चार्ज को फील्ड थोड़ा कम मिला यानी कि सिर्फ E मिला। तो फोर्स का फॉर्मूला बनेगा QDE। QDE तो कुछ काम की चीज ही नहीं हुई, क्योंकि हम लोग डाइपोल को डिस्कस कर रहे हैं तो हमें डाइपोल मोमेंट के टर्म में चीजों को लाना है। तो ऐसा करते हैं, इसमें हम dx से मल्टीप्लाई और dx से भाग लगा लेते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला बना Q dx। Q dx को क्या P कह सकते हैं? Q इंटू छोटा डिस्प्लेसमेंट छोटा डिस्टेंस dx इंटू de बाई dx। इसलिए याद रखिएगा फोर्स का फॉर्मूला होता है नॉन यूनिफॉर्म लीनियर फील्ड में फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स बराबर P de बाई dx। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को जब रखा जाता है तो उसमें फोर्स लगता है। फोर्स किधर लगता है? अगर डाइपोल मोमेंट E की ओर रखा हुआ है तो बढ़ते हुए फील्ड की ओर फोर्स लगता है। अगर डाइपोल मोमेंट P के उल्टा रखा हुआ है तो घटते हुए फील्ड की ओर डाइपोल पर फोर्स लगता है। यहाँ पर एक सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है, मैं चाहता हूं कि उस पर आप डिस्कस करें। क्वेश्चन है
कि why a charged comb, ध्यान दीजिएगा, why a charged comb attracts small pieces of paper, छोटे छोटे पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट क्यों करती है। यहाँ पे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बात है कि चार्ज्ड कॉम है तो मान लीजिए कि ये कॉम चार्ज्ड है। कॉम अगर चार्ज्ड है तो इस कॉम के ऊपर मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन जो पेपर है वो तो भैया निगेटिव, वो तो पेपर जो है इस पर तो कोई चार्ज नहीं है। तो जब इस पर कोई चार्ज ही नहीं है तो ये कैसे अट्रैक्ट करता है। ये बेसिक क्वेश्चन हो गया जो किसी के भी दिमाग में आ सकता है। तो हम लोग ध्यान दें कि ये छोटा सा चार्ज जिसमें आप चार्ज खोज रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इसमें आप चार्ज न खोजें। ध्यान दीजिए कि जब कोई पॉजिटिव चीज यहाँ बगल में रखी जाती है तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर बना। और ध्यान दीजिए कि ये ई किधर की ओर है, इधर घटता हुआ फील्ड है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी जब कोई भी चार्ज हो तो उसके से दूर जाएंगे तो फील्ड घटेगा सामान्यतः। तो चार्ज, इस कंघे का फील्ड इस प्रकार का बनता है। इस फील्ड की वजह से ये जो कागज का टुकड़ा है, इस कागज के टुकड़े के जो अंदर में चार्जेस होते हैं, एटॉमिक लेवल पे हो चाहे मॉलिक्यूलर लेवल पे हो, जैसे भी हो, वो चार्जेस इसके हिसाब से अपने को डिस्प्लेस कर लेते हैं। तो जो इस कागज के अंदर छोटे मोटे निगेटिव चार्जेस हैं वो इस पॉजिटिव चार्ज की ओर आ जाते हैं, और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो थोड़ा दूर आ जाते हैं। क्यों ऐसा हुआ, ध्यान दीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसी भी एटम को या डाइपोल को रखेंगे तो डाइपोल खुद को ऐसा अलाइन करेगा कि वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर अपना डाइपोल मोमेंट फिट कर दे। जैसे आप पलंग पे सोते हैं तो अपने को इस तरह से अलाइन करते हैं कि पलंग के साथ आपका डायरेक्शन अलाइन हो जाए। ऐसा नहीं कि पलंग इधर है तो हम उधर से तिरछा करके सोते हैं, ऐसा तो नहीं होता। तो उसी तरह से जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिएगा तो डाइपोल अपने को उस इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर अलाइन करेगा। तो ठीक से देखिए कि यहाँ पर एक छोटा सा डाइपोल मोमेंट बना हुआ है, ये छोटा सा डाइपोल मोमेंट बना है निगेटिव पॉजिटिव चार्ज का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस डाइपोल को देखिए, ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर है। तो अब पीछे पढ़िएगा, जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर हो, जब डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर हो तो उस पर लगने वाला फोर्स बढ़ते हुए फील्ड की ओर होता है। तो इधर घटता हुआ फील्ड है तो बढ़ता हुआ फील्ड इधर है, इसलिए इस साइड में एक अट्रैक्शन का फोर्स फील करता है। इसलिए एक डाइपोल चेंज होते हुए फील्ड में, वेरिएबल फील्ड में अट्रैक्शन फील करता है। इस तरह से अगर आप इसको डाइपोल मान लेंगे तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं तो कूलम लॉ से आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसके बाद छोटी मोटी न्यूमेरिकल्स की चीजें होती हैं, लेकिन हम लोगों ने जितनी थियरी करी है इसके ऊपर, न्यूमेरिकल्स ऑलमोस्ट आपकी स्कूल की एग्जाम्स में भी कभी वो जो एक्सप्रेशन है वो आते हैं, नहीं तो टॉर्क का एक्सप्रेशन आता है, नहीं तो वर्क डन का एक्सप्रेशन आता है, उसी में छोटी मोटी चीजें आती रहती हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि इसमें बहुत भारी सा कोई न्यूमेरिकल आया हो जिसमें फार्मूलों का इस्तेमाल हो, ऐसा मैंने नहीं देखा हुआ है, सामान्यतः ऐसा नहीं होता। इसलिए मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने इस टॉपिक को एक समाप्त कर लिया है। आप रिवीजन करें, किताब देखें, किताब को देखने के बाद आपको उसमें सोल्व्ड एग्जांपल्स मिलेंगे, सोल्व्ड एग्जांपल्स को बना लीजिए, एक दो सवाल एग्जांपल जो एक्सरसाइजेस हैं उनसे बना लीजिए, बस डाइपोल खत्म हो गया। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।